एक घने से जंगल में सभी जानवर खुशी से एक साथ रहा करते थे। उस जंगल में एक तालाब था। सभी जानवर उसी तालाब में नहाने जाया करते और उसे गंदा कर दिया करते। यह सब देखकर उसी तालाब के पास रहने वाला हीरा खरगोश मोती हिरण से कहता है। अरे भाई, तुम अपने झुंड को बोलो इस तालाब में ना नहाया करें कि तालाब गंदा हो जाएगा। अब तुम हमें बताओगे हमको क्या करना है। यह जंगल और तालाब सबका है, हम जो मर्जी करें। मोती हिरण यह बोलकर चला जाता है और हीरा खरगोश निराश होकर खुद से कहता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो जानवरों की भलाई के लिए ही बोल रहा था। दिन बीतते हैं, कोई हीरा की बात पर गौर नहीं करता और तालाब बहुत गंदा हो जाता है। अब तालाब गंदा होने के कारण तालाब का पानी पीने लायक नहीं रहा और वहां बड़े बड़े मच्छर पैदा होने लगते हैं। वो मच्छर जंगल के सब जानवरों को काटा करते, चाहे वह हाथी हो, लोमड़ी हो या शेर हो, और कई जानवर मच्छरों के काटने से बीमार होने लगते हैं। हिरण और गाय का झुंड भी बीमार पड़ जाता है। ये सब देखकर मोती हिरण जंगल के जानवरों से बोला। अब इस जंगल को छोड़ देने में ही भलाई है, वरना न जाने कितने जानवरों की तरह हम भी मर जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। चलो साथियों, हम किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। मोती हिरण के साथ कई जानवर दूसरे जंगल में आ जाते हैं और वहां उनको हीरा खरगोश मिलता है। हमको माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम सही थे। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई है। पर अब उसका क्या फायदा, जंगल का तालाब गंदा हो गया है। खरगोश भाई, अब उस तालाब का पानी पीने लायक नहीं है और वहां गंदगी से मच्छर हो गए हैं जिन्होंने कई जानवरों को बीमार कर दिया है। इसलिए हमें इस जंगल में आना पड़ा। तुम हमें रहने के लिए कोई ठिकाना बता सकते हो? अरे मोती भाई, हम सब अपने जंगल में ही वापस जाएंगे और वहीं रहेंगे। यह सब सुनकर झुंड की गाय कहती है। खरगोश भाई, कैसी बात करते हो? अब तो वह जंगल रहने लायक नहीं है। उस जंगल में मच्छरों ने अपना आतंक फैला रखा है। ना जाने कितने जानवर बीमार पड़ गए हैं। बहन, मैंने यहाँ मेंढक के झुंड से दोस्ती की है और हम उनसे कहते हैं कि वह हमारे साथ हमारी जंगल में चले और सब मच्छर को खाकर खत्म कर दें। खरगोश भाई, अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अपना जंगल अपना ही होता है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम अपने जंगल में वापस आ जाएं। तो चलो सभी जानवर मेरे साथ, हम मेंढक के झुंड से बात करके आते हैं। मुझे यकीन है वह हमारी मदद के लिए जरूर मान जाएंगे। सब खरगोश की बात से सहमत होते हैं और सब जानवर मिलकर मेंढक के झुंड के पास जाकर अपनी परेशानी बताते हैं और मदद मांगते हैं और मेंढक का झुंड उनकी मदद के लिए मान जाता है। सभी जानवर मेंढक के झुंड को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने जंगल में लाते हैं। सभी मेंढक मच्छरों को खा जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में तालाब पहले की तरह साफ हो जाता है और अब वहाँ कोई मच्छर नहीं था। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और सभी जानवर मिलकर मेंढक के झुंड और खरगोश का शुक्रिया अदा करते। मेंढक भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हम अपने जंगल में वापस आ पाए हैं, वरना न जाने कहाँ भटक रहे होते। और खरगोश भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो हम सब अपने घरों से बेघर हो जाते। अब से हम इस जंगल की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि आप सबको अपनी गलती समझ में आ गई है। ये जंगल हमारा है और अब हम इस जंगल को साफ रखेंगे ताकि फिर कभी यहाँ मच्छरों का आतंक ना हो। सारे जानवर यह वादा करते हैं कि अब से वह इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब मेंढक का झुंड अपने जंगल में वापस लौट जाता है और सब जानवर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। बहुत समय की बात है, एक खुशहाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा सिम्बा था। सिम्बा बहुत अच्छा राजा था। सारे जानवर उसका कहना मानते थे। एक भेड़िया आया, उसको जंगल में आते हुए कौवा ने देख लिया। वो भेड़िया एक बकरी के पास गया और फिर उसको मार दिया, लेकिन उसको मारते हुए किसी जानवर ने नहीं देखा। दूसरे दिन भेड़िया वापस से आया और एक बार हसिंगा को मार कर खा गया। वापस से उसे किसी ने नहीं देखा। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने आकर एक और जानवर को मार दिया। ऐसा चलता रहा, हर दिन आकर एक न एक जानवर को मार देता। ये खबर आग की तरह फैलने लगा कि जंगल से धीरे धीरे जानवर कम हो रहे हैं। राजा सिम्बा ने सभा रखी। सभा में बहुत से जानवर आए हुए थे। सभा में किसी को उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक वहां कौवा आया और बोला, मैं जानता हूं कि जानवरों को कौन मार रहा है। कौवा बोलने ही जा रहा था, तभी एक तीर उड़ता हुआ उसके सीने को आर पार कर दिया और वह उसी वक्त मर गया। शेर ने जल्द से जल्द अपने सेवकों को तीर की दिशा में भेजा। सभी जानवरों को कौवा की मौत का गम था। तभी चूहा आगे आया और बोला, मैं जानता हूं कि जानवरों को कौन मार रहा है।
एक दूसरे जंगल का भेड़िया है जो यहाँ आकर जानवरों को मार रहा है। तभी सारे जानवरों ने कहा, हाँ, हमने भी उसे जंगल में आते हुए देखा है। शेर को सारी बातें मालूम चल गईं। अगले दिन वह छुपकर भेड़िया को देखने लगा। वो मौका आ गया जब भेड़िया एक और जानवर को मारने गया। कदम बढ़ाते ही शेर उस पर झपटा और उसको मार डाला। सभी जानवरों में खुशी का माहौल छा गया। जंगल में एक होशियार शेर रहता था। वही कौवा और लोमड़ी भी शेर के साथ रहते थे। वे दोनों शेर की खातिरदारी करते थे। दोनों शेर के साथ शिकार पर जाते थे और शेर के खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता वह खाकर अपना पेट भर लेते थे। कौवा बोला, महाराज, पिछली बार जो हिरण का मांस खाया था मजा आ गया। क्या नरम नरम मांस था, वह मजा आ गया। शेर ने किसी को आते हुए देखा और कौवा से बोला, अरे वो तो ठीक है, मगर पहले पता करो कि वो कौन वहां घूम रहा है। कहीं दूसरे जंगल का जासूस तो नहीं। कौवा उड़ता हुआ ऊंट के पास गया और बोला, अरे ओ भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं भाई, 2 दिन से भटकते भटकते यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। कौवा ये सूचना शेर को देने वापस चला जाता है। महाराज, वो ऊंट अपने झुंड से बिछड़ गया है और यहाँ हमारे जंगल में भटक कर आ गया है। ये बहुत अच्छा शिकार है जो हमारा बहुत आसान शिकार बनने वाला है। खबरदार, वो हमारा मेहमान है, उसे लेकर हमारे पास लाओ। अरे ओ ऊंट, चलो, हमारे महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ऊंट को शेर के पास लाया जाता है। ऊंट ने शेर से कहा, नमस्कार महाराज, मैं गलती से यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे मेहमान हो और जब तक तुम्हारे झुंड का पता नहीं लग जाता तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर कौवा और लोमड़ी अपने होठों पर जीभ फेरते रह गया। एक दिन शेर की लड़ाई एक बलवान हाथी से हो गई। इस लड़ाई में शेर घायल हो चुका था और शिकार करने की हालत में नहीं था। इससे कौवा और लोमड़ी को शिकार नहीं मिल पाया था। वही ऊंट अपना पेट पत्तियां खाकर भर लेता था। दोनों हर रोज ऊंट को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता था। एक दिन शेर ने कौवे और लोमड़ी को कहा, जाओ और मेरे लिए कोई आसान शिकार को मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं शिकार कर भोजन कर सकूं। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। महाराज के कहे अनुसार दोनों आसान शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। दोनों खाली हाथ वापस आ गए और लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं मिल पाया। हमें तो सबसे आसान शिकार ऊंट ही लग रहा है। मैं ऊंट को खा तो लूंगा अगर वह खुशी खुशी हमें अपने आप को सौंप दे। वो हम पर छोड़ दे महाराज। कौवा और लोमड़ी ने प्लान बनाया कि किसी तरह हमें ऊंट को राजी करना होगा। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों महाराज के पास जाकर बारी बारी से बोलेंगे कि महाराज, आप हमें ही खाकर अपना पेट भर ले, और जब मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम मना कर देना, और तुम बोलोगे तो मैं मना कर दूंगा। इस तरह हमारी नौटंकी देखकर ऊंट कोई न कोई गलती कर बैठेगा। उसके बाद मैं उसकी गर्दन दबोच लूंगा। दोनों ने ठीक ऐसा ही किया। महाराज, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आपकी जान बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा करे, आप मुझे ही मारकर भोजन ग्रहण कर ले। तभी लोमड़ी बोल पड़ी, नहीं महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। ये तो बहुत छोटा है, इससे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। फिर कौवा ने बोला, नहीं महाराज, आप इसे नहीं खाए। इसके शरीर पर तो बहुत बाल है, आपके मुंह में बाल फंस जाएगा। ये सब बातें ऊंट सुन रहा था। दोनों की त्याग की भावना को देखकर ऊंट को भी अपनी वफादारी साबित करने का विचार आया। ऊंट ने कहा, महाराज, आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दिए और खाने के लिए पेड़ पौधे दिए और मान सम्मान दिया। आप बहुत दयालु हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके किसी काम आ सकूं। आप मुझे खा ले महाराज, मैं आकार में भी बहुत बड़ा हूँ। ऊंट के इतना कहते ही
लोमड़ी झटपट ऊंट पर कूद पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली और महाराज ये सब देखता रह गया। ऊंट कौवा और लोमड़ी के जाल में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट और मक्कार लोगों से दूर रहना चाहिए। वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक ऊंट और सियार रहते थे। सियार बहुत शातिर और मतलबी था। वो किसी भी जानवर से बगैर कारण बात नहीं करता था, जबकि ऊंट एक शांत स्वभाव का प्राणी था। ऊंट के साथ उसका बच्चा भी रहता था। वो हर किसी के सुख दुख में साथ देता था। नदी के उस पार एक गांव था जहां बहुत सारे तरबूज और फल लगे थे। सियार के मन में खुराफात सूझी कि नदी के उस पार जाकर भरपेट तरबूज खाए, लेकिन ये काम सियार अकेले नहीं कर सकता था। उसे पानी में तैरने नहीं आता था। सियार बहुत चालाक था। उसने अपने दोस्त ऊंट से तरबूज की बात कही और किसान के खेत में लगे तरबूज खाने के लिए लुभाने लगा। ऊंट खुशी खुशी अपना खाना चबा रहा था। पहले तो ऊंट हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह सियार के साथ किसान के तरबूज के खेत पर जाकर तरबूज खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऊंट का बच्चा भी जाने की जिद करने लगा। दोनों ने उसे मनाया कि हम लोग तुम्हारे लिए भी तरबूज लाएंगे। इस पर ऊंट का बच्चा मान गया। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों दोस्त नदी पार कर किसान के खेत में चले गए। दोनों दोस्तों ने तरबूज के खेत में तरबूज खाने के लिए घुसा। सियार जल्द ही भर पेट तरबूज खा लिया और अचानक चिल्लाने लगा। ऊंट ने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएगा। लेकिन सियार चिल्लाता रहा। किसान दौड़ते हुए खेत में आ गया। चालाक सियार खेत में छुप गया, लेकिन बेचारा ऊंट लंबा होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। किसान ने उसे पीटा और भगा दिया। ऊंट भरपेट तरबूज भी नहीं खा पाया था और अपने बच्चे से किया वादा भी पूरा नहीं कर पाया। जल्दी में ऊंट कुछ भी नहीं ले पाया। ऊंट को इसका बहुत बुरा लग रहा था। सियार नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्षमा करें भाई, लेकिन मुझे रात के खाने के बाद गाने की आदत है। मुझे आशा है कि आपने इसे ज्यादा बुरा नहीं माना होगा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में प्रवेश किया। नदी के बीचों बीच पानी बहुत गहरा था। वहां ऊंट नदी में डुबकी लगाने लगा। सियार डर गया। तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख साथी? क्या तुम मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हो? ऊंट ने कहा, नहीं भाई, बस इतना है कि मुझे अच्छे भोजन के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। शरारती सियार ऊंट की पीठ से छलांग लगाई और जैसे तैसे अकेले ही तैरकर अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ दगाबाजी करेंगे तो वही अंजाम हमारे साथ भी हो सकता है।